हेलो एंड वेलकम टू श्रीविज। मैं गोपाल तिवारी, आप सबका श्रीविज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहे होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। कोविड 19 के दौर में आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ऐसे सम्राट की कहानी को जिसने पूरे के पूरे उत्तर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक के भारत को अपने चर अपने पूरे के पूरे भारत को अपने झुका लिया, और एक गुरु की मदद से जिसका नाम था चाणक्य। तो आइए पूरा इसके हिस्ट्री के पूरा पूरी इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन सब के बारे में हम बात करेंगे आइए इस वीडियोस में। तो ये वीडियो आपकी यूजफुल होगा किसी भी अन्य एग्जाम, चाहे जो किसी भी एग्जाम के लिए जहाँ पर हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आते हैं। और आजकल हिस्ट्री क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे भी जाते हैं। और हम चंद्रगुप्त मौर्य की इस वीडियोस में कहीं ना कहीं उनकी कहानी का हम यहाँ पर वर्णन करने वाले हैं। चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा लें। उसके अलावा वीडियो को जरूर लाइक करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं नंद वंश के बारे में, क्योंकि अगर मौर्य वंश को जानना है तो नंद वंश के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि जो मौर्य वंश था कहीं ना कहीं जिसके फाउंडर के चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो उनका जो सक्सेसर थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो कहीं ना कहीं नंद वंश के सक्सेसर थे। और नंद वंश की स्थापना कहीं ना कहीं महापद्म नंद के द्वारा की गई थी, जिन्हें कहीं ना कहीं शूद्र जाति का भी बोला जाता है। और इसके जो लास्ट के फाउंडर थे वो थे उस घनानंद। तो घनानंद की हत्या करके ही चंद्रगुप्त मौर्य ने कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं मौर्य वंश की स्थापना की थी 322 बीसी में। तो अब नंद के वंश के बारे में क्या है, नंद वंश का जो एम्पायर था वो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए पूरब से लेके कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत सिक्किम का हिस्सा, सिक्किम का नहीं असम का हिस्सा थोड़ा बहुत है भारत इस हिस्से में। और कहीं ना कहीं ये जो पाकिस्तान का हिस्सा है ये पूरा का पूरा, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हिस्से में ये कराची का जो पोर्ट है, ये पूरा पोर्ट कराची का आता था यहाँ तक। तो ये भी कहीं ना कहीं इन्हीं के हिस्से में, ये आगे का हिस्सा आज का बलूचिस्तान कहलाता है। हालांकि इनका जो कब्जा था वो कश्मीर में नहीं था, और जबकि चंद्रगुप्त मौर्य का कश्मीर से लेके पूरा का पूरा दक्षिण भारत तक कब्जा कहीं ना कहीं रहा है। तो नंद वंश का भी अपना एक विशाल साम्राज्य था, और इन्हीं के टाइम पे कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर द सिकंदर ने कहीं ना कहीं भारतवर्ष पर आक्रमण भी किया था। और ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये पूरे कहीं ना कहीं भारतवर्ष कहलाता है, और इसमें काफी सारे एरिया, ये ईरान का एरिया कहीं ना कहीं कहलाता है। तो ये जो नंदवंश है, और नंदवंश को ही समाप्त करके बने थे, और इन्हीं के टाइम पर अलेक्जेंडर ने 325 बीसी के आसपास कहीं ना कहीं नंदवंश पर आक्रमण किया था। और इस नंदवंश को हालांकि हरा नहीं पाए थे। वो यहाँ पे जो झेलम का जो तट है, यहीं से वो वापस लौट गए थे, पोरस को हरा करके वापस लौट गए थे, क्योंकि इनकी सेना ने काम आगे बढ़ने से मना कर दिया था। और आगे जाकर के बेबीलोन में इनकी कहीं ना कहीं इनका देहांत भी कहीं ना कहीं हो गया था। तो अब बात करते हैं मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश का आप एम्पायर देखिए कहाँ से कहाँ तक है। ये पूरा का पूरा, ये देखिए पूरा का पूरा भारत, क्या ईरान, क्या पाकिस्तान, पूरा का पूरा मौर्यन एम्पायर हो गया था। और ये अशोक के टाइम पर काफी ज्यादा एक्सपेंड किया था। तो जब तक मौर्यन एम्पायर जब तक खत्म हुआ, तो ये कहाँ से कहाँ तक, ये आप देखिए पूरा का पूरा आसाम आसाम से लेके नागालैंड, नागालैंड का थोड़ा हिस्सा कम है, म्यांमार का भी नहीं, अरुणाचल प्रदेश का भी नहीं हालांकि, लेकिन ये फिर भी काफी एक बड़ा एम्पायर। पूरा का पूरा बांग्लादेश, ये कलिंग का एरिया कहलाता था जिसको अशोक ने जीता था। हालांकि दक्षिण भारत में सिर्फ तमिलनाडु और केरल का कुछ हिस्सा था, और श्रीलंका का हिस्सा, क्योंकि बाद में अशोक ने कहीं ना कहीं धम्म की स्थापना की थी। और धम्म क्या मानता है ये कि कहीं ना कहीं वो अब हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। तो ईरान, इराक, ये सब कहीं ना कहीं मौर्य वंश के अंडर में ही आते थे। तो अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास भी काफी बड़ा साम्राज्य था, क्योंकि उन्होंने उत्तर से लेकर के देखिए, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक के पूरे इतिहास को अपने, और ये हिस्सा कहीं ना कहीं इसलिए नहीं है क्योंकि इस हिस्से में कोई भी रहता नहीं था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वीरान हिस्सा था, पूरा का पूरा बर्फीला एरिया था। और पूरा का पूरा, और इनको देखिए नेपाल का तराई का एरिया, भूटान का जो जो ये भूटान है, ये नेपाल का तराई का एरिया कहीं ना कहीं पूरा इन्हीं के कब्जे में रहा है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का कहीं ना कहीं ये एम्पायर था। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में, और इनकी जो थोड़ा बहुत इतिहास जान लेते हैं स्टार्टिंग में ही। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल रहा है वो लगभग 321 से 298 बीसी के बीच में रहा है। और इन्होंने 322 में जब इनको राजा, तो उसके बाद 321 में इनका कहीं ना कहीं राज्याभिषेक कराया गया था। और इसमें जो प्रमुख भूमिका निभाई थी कहीं ना कहीं जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, तो इनके ही परामर्श से आगे जाकर के इन्होंने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कहीं ना कहीं की थी।
और आगे जाकर के इन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और सब कुछ त्याग करके अपना सब कुछ जो साम्राज्य था वो बिंबिसार को कहीं ना कहीं सौंप दिया था। अब क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो इतिहास है वो पूरी तरीके से ज्ञात नहीं है। जो ग्रंथों के आधार पर, जैसे जो जैन सूत्र है, तो उन्होंने उनके अनुसार क्या था, ये भिक्षु बन गए थे, जाकर के आगे जाकर के भिक्षु बन गए थे। और जो ग्रीक और लैटिन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहीं ना कहीं वो सेंटोकोटस भी कहते हैं, एंड्रोकोटस के रूप में भी इनको कहीं ना कहीं जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य, इनके जो साहित्य है, जो ग्रीक और लैटिन साहित्य है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ही नहीं, उसको सेंट्रोकोटस इनको कहा गया है। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो भारत में इतिहास में एक इनका महत्वपूर्ण योगदान है, और ऐसा कहा जाता है कि ये अलेक्जेंडर से भी मिले थे। और जब इन्होंने आक्रमण किया था तो ये कहीं ना कहीं वापस लौटते टाइम, जब अलेक्जेंडर जब वापस लौट रहा था, तो ये कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य से भी मिला था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से इसकी कुछ संधि नहीं हो पाई, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का भी और अलेक्जेंडर का भी कहीं ना कहीं एक ही उद्देश्य था कि घनानंद को कहीं ना कहीं हराना। और चंद्रगुप्त मौर्य भी यही चाहते थे कि घनानंद हारे। तो आगे जाकर के कुछ इस प्रकार की बातें चली कि चंद्रगुप्त अलेक्जेंडर भी, लेकिन इसके बारे में कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है कि मिले कि नहीं मिले हैं, इसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की है। आगे जाकर के क्या हुआ, जब सेल्यूकस निकेटर ने जब चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया, तो कहीं ना कहीं इसके साथ इनके परिवार के साथ इन्होंने विवाह संबंध स्थापित कर लिया, और सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने हराया भी कहीं ना कहीं 300 बीसी के 303 बीसी के आसपास हरा भी दिया था। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य को गांधार हुआ और भी काफी सारे एरिया चंद्रगुप्त मौर्य को दान में दिए, और चंद्रगुप्त मौर्य ने कहीं ना कहीं इनके 500 हाथी भी दान में दिए थे। वो सब हम आगे जानेंगे उन्होंने इनके पीछे भी क्या उद्देश्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास अपना एक काफी बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। और जब इन और इनके जीवन के बारे में काफी ज्यादा बढ़त नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसी भी राजा के परिवार से नहीं, तो इनके जीवन के बारे में हमें ज्यादा जानकारी देखने को नहीं मिलती है। फिर भी इनकी जो उपलब्धि है, उनका जो प्राचीन वो का वर्णन है, वो ग्रीक, हिंदू, बौद्ध और जैन ग्रंथों में कहीं ना कहीं किया गया है। और काफी ज्यादा जो कहानियां भी सामने आती हैं, तो कहानियां कहीं ना कहीं अस्पष्ट हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जो भौरिया वंश था, एक कहीं ना कहीं जो नेपाल की तराई में रहा करता था, तो एक लड़ाई में जब जब ये मौर्य मारे गए, इनके पिताजी मारे गए, तो उस टाइम इनकी माता गर्भवती थी, और उनकी जो माँ अपने भाइयों की मदद से पंपापुर, जिसे पुष्पापुर भी और सचमुच फूल की नगर पाटलिपुत्र शहर कहीं ना कहीं आ गई थी। और चंद्रगुप्त की सुरक्षा के लिए उनके मामा ने एक पशुपालक परिवार को उन्हें एक बच्चे के रूप में कहीं ना कहीं अपनाने में उनकी मदद भी कर दी थी। वह एक चरवाहे द्वारा लाए गए थे। तो मतलब कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य का जो इतिहास है, वो कहीं ना कहीं कुछ लोग इन्हें क्षत्रिय बताते हैं, कुछ लोग इन्हें शूद्र भी बताते हैं। और जो जैन सूत्र है वो इन्हें क्षत्रिय बताते हैं, और जो हिंदू साहित्य है वो कहीं ना कहीं इन्हें क्या बताता है, इन्हें शूद्र बताता है। तो आगे जानेंगे इनके बारे में। तो जब चाणक्य से क्यों मिले, क्योंकि चाणक्य ने क्या, चाणक्य जब जब ये घनानंद को सचेत करने आए कि अलेक्जेंडर कहीं ना कहीं जो सिकंदर है, वो एक पूरे के पूरे जो उत्तर भारत को जीतता हुआ आगे बढ़ रहा है और आप बेखबर हैं, तो कहीं ना कहीं उनको चेताने के लिए आए थे कि आप जाग जाइए और कहीं ना कहीं युद्ध की तैयारियां स्टार्ट कीजिए। लेकिन उनका उस सभा में लगातार अपमान किया गया, और उन्हें कहीं ना कहीं उस सभा से बेदखल भी कर दिया गया। और इनका जो साम्राज्य था कहीं नहीं घनानंद का, वो काफी क्रूर साम्राज्य था। उन्होंने जनता पर तरह तरीके के टैक्स लगा रखे थे, और जनता इनसे कहीं ना कहीं त्राही कर रही थी। उनकी जो सैनिक हैं वो लगातार वसूली वगैरह का कार्य करते रहते थे। तो पूरी तरीके से इनका जो साम्राज्य था वो कहीं ना कहीं क्रूर साम्राज्य भी कहीं ना कहीं घनानंद के साम्राज्य को कहा जाता है। तो इस प्रकार से जब कौटिल्य क्या हुआ, जब अपमान का घूंट पी करके जब वो सभा से बाहर के, हालांकि सभा में श्राप भी दे के आए थे कि मैं तुम्हारा पूरा साम्राज्य को कहीं ना कहीं नष्ट कर दूंगा। तो जब वो बाहर आए, तो चंद्रगुप्त मौर्य कहीं ना कहीं शाही दरबार में एक नकली खेल खेल रहे थे, जिसमें उनके सहकर्मी दोस्त भी थे। तो उन्होंने देखा कि ये बालक तो बड़ा गजब का बालक है, कहीं ना कहीं किस प्रकार के निर्णय ले रहा है, तो इसमें तो पूरे पूरे राजा के गुण हैं। तो उनको वो अपने साथ कहीं ना कहीं कहानी उड़ती है कि कहीं ना कहीं वो उनके माता के पास गए। अब कोई भी माता अगर चाणक्य जैसा गुरु होगा तो कौन सी माता मना कर देगी। तो कहीं ना कहीं उनकी माता ने भी आज्ञा दे दी, और चंद्रगुप्त मौर्य को वो अपने साथ कहीं ना कहीं ले गए। कहाँ ले गए? तक्षशिला में ले गए, जहां उनको सैन्य कला, कानून और अन्य मंत्रों का भी अध्ययन करने के साथ में उनको भर्ती करवाया, और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक मिलिट्री कमांडेंट के रूप में कहीं ना कहीं तैयार करने का उनके द्वारा कार्य किया गया। तो तक्षशिला में जब चंद्रगुप्त मौर्य अपनी शिक्षा पूरी कर ली, तो उन्होंने चाणक्य ने
उनको विभिन्न स्थानों पर सैनिक भर्तियों के लिए एक सेना कहीं ना कहीं खड़ी कर, अब किसी भी राज्य को जीतना है तो सैनिकों की आवश्यकता पड़ती ही है। तो चंद्रगुप्त को कहीं ना कहीं जो चाणक्य थे, अब चाणक्य उनके साथ हर समय हर प्रकार से हर मदद करने में और उनको साथ देने में लगातार हमेशा तैयार रहे हैं। तो जो चाणक्य ने इस पूरी की पूरी सेना को बनाया और कहीं ना कहीं जो सेनापति चंद्रगुप्त को तैयार किया गया और चंद्रगुप्त मौर्य को कहीं ना कहीं उस सेना का सेनापति और पूरी की पूरी सेना को लगातार तैयार करने में मदद मिलती है। वहीं अगर जो दिगंबर जैन ग्रंथ है तो उसका नाम क्या है, पारसी शिव पवन में कहा गया है कि इस सेना को चाणक्य ने उन सिक्कों के साथ खड़ा किया था जो उन्होंने खनन से प्राप्त किए थे। अब इस तरीके की तरह तरीके, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम आपको, क्योंकि अलग अलग तरीके की कहानियां कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं और कुछ लोग कहते हैं कि प्राप्त किए थे और पार्वत के साथ एक कहीं ना कहीं गठबंधन बनाकर। रोमन इतिहासकार जस्टिन के अनुसार, अब जस्टिन एक रोमन इतिहासकार, उन्होंने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सेना का आयोजन किया था और शुरुआती अनुवादकों में जस्टिन को मूल अभिव्यक्ति को लुटेरों के शरीर, अर्थात जो लोग थे पूरे कहीं ना कहीं लुटेरे थे, तो इनकी व्याख्या कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। वहीं राय चौधरी के अनुसार कहा गया है कि जस्टिन द्वारा जो उपयोग की जाने वाली मूल अभिव्यक्ति है, मतलब भाड़े के सैनिक, शिकारी या डाकू हो सकते हैं। तो तरह तरीके की बातें हैं, लेकिन मूल उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं चाणक्य ने सैनिक एक पूरी की पूरी सेना तैयार कर ली और चाणक्य को दी गई थी। तो चंद्रगुप्त की जो सेना थी वो नंद वंश पर उसने हमला किया, लेकिन वह स्टार्टिंग पहली लड़ाई में हार गया। अब जब किसी बड़े से साम्राज्य, नंद वंश का आप साम्राज्य देखा कितना बड़ा था, पूरा का पूरा पूरब से लेकर पश्चिम, हालांकि उत्तर दक्षिण में नहीं था, लेकिन पूरब से एक बहुत बड़ा साम्राज्य कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलता है। और आप उस पर जाकर के बिना किसी तैयारी के पाटलिपुत्र में अगर आक्रमण कर भी दोगे तो आपको क्या मिलेगा, हार ही कहीं ना कहीं मिलती है। तो चाणक्य ने अपनी गलती से एक इस टाइम पे कहानी भी देखने को मिलती है कि इस टाइम पे जब ये हार गए थे, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को कहीं ना कहीं हार का जब सामना करना पड़ा तो उन्होंने एक एक व्यक्ति के जो पेट में, अब उनको दोनों को भूख लगी थी, तो कहानी आती है कि एक व्यक्ति के पेट को फाड़ करके उन्होंने खाना निकाला और चंद्रगुप्त को कहीं ना कहीं खाना खिलाया और उस बॉडी को कहीं ना कहीं जला दिया। और ऐसी कई कहानियां देखने को मिलती है। अब लेकिन अब मैं अपन लोग मेन कहानी के उद्देश्य पर वापस लौटते हैं। तो जब इनको राजधानी कहीं ना कहीं जो सेना में हरा दिया, तो अब जब चंद्रगुप्त मौर्य जैसे जो गुरु है वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और इनके द्वारा कहा गया है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखिए, आप अपनी गलती मत करिए, आप दूसरों के बारे में पढ़िए, दूसरों के बारे में जानिए और उन्होंने क्या गलतियां की, आप उनकी गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। आप स्वयं गलतियां ना करें। तो अब चाणक्य जैसा जब ये बात कहते हैं तो जब उन्हें पता चला कि उनकी गलतियां क्या है, तो उन्होंने फिर से कहीं ना कहीं जो नंदवंश की सीमा थी उन पे अभियान प्रारंभ किया, लेकिन अब उन्होंने डायरेक्ट पाटलिपुत्र पर आक्रमण नहीं किया। उन्होंने जो नंदवंश के छोटे छोटे साम्राज्य थे, उत्तर पश्चिम में छोटे छोटे साम्राज्य थे, तो कहीं ना कहीं उनको जीतना स्टार्टिंग में स्टार्ट किया और धीरे धीरे जब आगे बढ़े, लगातार आगे बढ़ते रहे और जब एक बड़ी सेना तैयार कर ली, क्योंकि जिन राज्यों को हराएंगे तो उनकी सेना भी कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य की सेना अपने आप ही बन जाती है और उसके राजा कौन हो जाते हैं, क्योंकि सेनापति थे तो राजा भी कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप ही बन जाते हैं। उन्होंने उत्तर पश्चिम के कई छोटे छोटे राज्यों को हराया और एक कहीं ना कहीं एक बड़ी और भारी सेना कहीं ना कहीं तैयार कर देखने को हमें मिलती है और उन्होंने पूरे लाओ लश्कर के साथ में मिल करके पूरी सेना के साथ मिलकर के नंद वंश को हरा दिया और पूरे के पूरे नंद साम्राज्य को, पाटलिपुत्र को कहीं ना कहीं उन्होंने घेर लिया और जीत लिया। कुछ लोग कहते हैं कि घनानंद ने हार स्वीकार कर ली थी और वो कहीं ना कहीं वो निर्वासित कहीं ना कहीं, अर्थात वो कहीं ना कहीं चला गया था। कुछ लोग कहते हैं और जो बौद्ध धर्म के जो कुछ ग्रंथ है वो कहते हैं कि उसकी चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के जो आखिरी समाज था घनानंद, उसको कहीं ना कहीं मार डाला, कि हिंदू ग्रंथ कहते हैं कि उसको निर्वासित कर दिया गया था। अब बात करते हैं जब नंद साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की विजय ही क्या लिखा है, नंद साम्राज्य पर विजय। अब यह है नंद साम्राज्य पर विजय, मौर्य साम्राज्य की विजय। तो पाटलिपुत्र में जब चंद्रगुप्त मौर्य के अभियान में ऐतिहासिक रूप से विश्वसनीय विवरण उपलब्ध हमें देखने को नहीं मिलते कि चंद्रगुप्त मौर्य के अभियान में जो ऐतिहासिक रूप से कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं है और सदियों में लिखी गई जो किंवदंती, छोटे छोटे जो ग्रंथ हैं जैसे मिलिंद पन्नो जैसे बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध पर दुष्ट नंद का शासन था, जो चाणक्य के वकील के साथ मिलकर चंद्रगुप्त ने आसानी से उसको धर्म को कहीं ना कहीं बहाल करने के लिए इस पर विजय प्राप्त की थी। अर्थात ये कहा जा सकता है कि अधर्म पर कहीं ना कहीं इस विजय को कहीं ना कहीं अधर्म पर धर्म की विजय भी माना गया है।
तो चंद्रगुप्त और चाणक्य की सेना ने सबसे पहले जो नंद वंश का जो बाहरी एरिया था, अब ये विजय की जो विजय हुई वो किस प्रकार जैसे बाहरी एरिया, तो सबसे पहले उनको बीजना प्रारंभ किया, आपको बता चुका हूँ। और कहीं ना कहीं उन्होंने फिर आखिरी में आकर के पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर लिया, उस किले को घेर लिया। अब वहीं पर कुछ बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि मार डाला, हिंदू ग्रंथ कहते हैं कि वो उसको हार मान ली और वो चला गया। वहीं कहीं कि मुद्रा राक्षस में एक काल्पनिक जिसमें कहा गया चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब पर अधिक्रमण किया और फिर चाणक्य की सलाह से पर्वत का नाम अपने एक स्थानीय राजा के साथ गठबंधन किया और नंद साम्राज्य पर उन्नत किया। चंद्रगुप्त ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र और पटना की घेराबंदी भी कर लिया। पाटलिपुत्र को जिससे उदयन ने कहीं ना कहीं निर्माण इसका किया था। इसकी मदद से पहले ही विजय प्राप्त करने वाले और छापामार युद्ध के तरीकों को तैनात करके व्यापारियों की मदद भी ली गई। तो अब ये किसका द्वारा कहा गया है, तो ये कहीं ना कहीं जो विजय मुद्रिक्ष में एक काल्पनिक कहानी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि काफी पुरानी है कि अब उस टाइम पे कोई फेसबुक या कोई भी वीडियो कैमरे तो थे नहीं कि उनको आसानी से लिखा जा सके, उनके साक्ष्य हमें मौजूद हो, तो साक्ष्य हमारे पास मौजूद नहीं है। तो अर्थात जो भी लोगों ने अपने एक अनुमान लगाए हैं, तो जो कहानियां बनाई हैं और जो खुदाइयों से प्राप्त हुए हैं और जो जो अभिलेख है अशोक के जो प्रमुख अभिलेखों से हमें कहीं ना कहीं इनको देखने को मिलती है। अशोक के बारे में हम आगे बात करें, उनके जो अभिलेख हैं उनके बारे में हम कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से हम बात करने वाले हैं आगे जाकर के। तो अब बात करते हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों की जो विजय प्राप्त की है। तो चंद्रगुप्त ने सबसे पहले सत्ता में आने से पहले सिकंदर महान से कहीं ना कहीं एक मीटिंग की थी और ये कहा था कि आप हमें जो उत्तर पश्चिम के जो क्षेत्र हैं उनको छोड़ दो और इन्हें कहीं ना कहीं मेरे को दे दो, क्योंकि हमें घनानंद को हराना है। तो कहीं ना कहीं इनकी मीटिंग हो पाई। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि सिकंदर ने कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त पर आक्रमण कर दिया था और उन्हें भाग करके जाना पड़ा था। वहीं कुछ अन्य ग्रंथ भी कहते हैं कि सिकंदर तैयार हो गया था, लेकिन फिर कुछ डिस्प्यूट हो गए, लेकिन पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो स्रोत है वो कहीं ना कहीं अज्ञात हैं। वहीं इतिहासकार रोमन जस्टिस कहते हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत में सिकंदर के उत्तराधिकारियों के प्रतिद्वंदी के रूप में चंद्रगुप्त का उल्लेख किया गया है। जो जस्टिस है वो ये कहते हैं, जस्टिन है वो ये कहते हैं कि जो कहीं ना कहीं जो सिकंदर है वो कहीं ना कहीं राजपालों को छोड़ करके गए थे, तो उनका जो प्रमुख प्रतिद्वंदी था वो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उत्तर पश्चिम के राज्यों को लगातार जीतने की कोशिश में था। और इसको कहीं ना कहीं सेंट्रोकोटस मैं बता चुका हूँ, सेंट्रोकोटस कहीं ना कहीं इनको जो रोमन और ग्रीक साम्राज्य, जो लैटिन और ग्रीक साम्राज्य के जो भी ग्रंथ हैं उनमें कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा गया है। और कहीं ना कहीं इसने भारतीय क्षेत्रों को गृह सेवा से मुक्त करा लिया, उनके राज्यपालियों को या तो मृत्युदंड दे दिया या फिर उनको कहीं ना कहीं भगा दिया, अपने साम्राज्य से खदेड़ दिया और कहीं ना कहीं उनको वापस भेज दिया। और 300 और इनको पूरी तरीके से, और 312 ईसा पूर्व में बाबर में अपनी राजधानी के साथ सेल्यूसिडिक साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसी के साथ में सेल्यूआई निकेटर ने फारस और बैक्ट्रिया पर अपना अधिकार ले लिया था। वहीं आरसी मजूमदार और डीडी कोसाम्बी के अनुसार सेल्यूकस ने खराब प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं हार गया, और इसके बाद में एक चंद्रगुप्त मौर्य को कहीं ना कहीं एक बड़े भूभाग के रूप में मौर्य साम्राज्य को एरकोसिया जिसे कंधार कहा जाता है, और गैड्रोसिया जिसे बलूचिस्तान, और पेरोमेनेशिया जिसे गांधार जिसकी जो महाभारत में इनकी कहानी में हमें देखने को मिलती, गांधार को कहीं ना कहीं दान में दे दिया। और कहीं ना कहीं और मौर्य ऐसा भी कहानी सुनने में आता है कि जिस जिस विजय प्राप्त की थी और आगे जाकर के इन्होंने सेल्यूनिकेटर को 500 हाथी भी दान में दिए थे। और कहीं ना कहीं जो सेल्यूनिकेटर था उसने एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कहीं ना कहीं दरबार में भेजा, जिसने आगे चल करके मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी जो प्रमुख रूप से मिलती है नामक पुस्तक, इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी, इसमें मौर्य की अहम जानकारी देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं इसमें इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सिर्फ बढ़ाई की हो, इसमें एक इन्होंने गलत फैक्ट दे दिया है कि जो हिंदू साम्राज्य मतलब जो भारत की जो लोग उस टाइम पे बड़े व्यवस्था काफी बढ़ चढ़कर बोल रही थी, तो जो भारतीय जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं 4 वर्गों में या 4 वर्णों में बटे हुए 4 वर्णों में बटे हुए थे जैसे। लेकिन इन्होंने कहा था कि जो हिंदू लोग हैं वो कहीं ना कहीं 7 वर्णों में बटे हुए हैं, जो कि मूल रूप से एक गलत फैक्ट देखने को मिलता है। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि जो इंडिका में कहा गया है, मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसमें भारतीय लोगों को कितने वर्गों में बांटा गया, तो उसमें भारतीय लोगों को 7 वर्गों में बांटे जाने की हमें जानकारी भी देखने को मिलती है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने कहीं ना कहीं दक्षिण में भी अपनी कहीं ना कहीं सत्ता स्थापित की थी। तो जो सेल्यूकस के प्रांतों को, सिंधु और पश्चिम के जो प्रांतों को जीतने के बाद जो इसके पास चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल सेना हो गई थी, और पूरे के पूरे दक्षिण भारत को उस विशाल सेना के साथ में इन्होंने
खदेड़ दिया। ज्यादातर सॉरी, ज्यादातर जो साम्राज्य थे उन्होंने कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य के सामने कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण कर दिया। और उनकी जो विजय के जो उल्लेख है वो कहीं ना कहीं, उनकी जो विजय के उल्लेखों का हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है, लेकिन ये साबित होता है कहीं कहीं मौर्य साम्राज्य है वो दक्षिण भारत तक कहीं ना कहीं फैला हुआ था। और जो ग्रीक और जो इनकी भी टिप्पणियां कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। और लेकिन ये ग्रीक जो लिखे गए थे वो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के सदियों बाद, मतलब 100 200 300 साल बाद लिखे गए थे, जो कि पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं काल्पनिक इनको देखा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात पक्की है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे के पूरे दक्षिण भारत को अपने विशाल सेना से कहीं ना कहीं पूरा का पूरा खदेड़ दिया था। और दक्षिण में जो दक्कन का पठार था वहां तक अपना कहीं ना कहीं साम्राज्य स्थापित किया था। और इनमें जो जब उनकी कहीं ना कहीं जो जो भारत का जो 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 साउदर्न, एक सेकेंड, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। जो साउदर्न पोर्ट है ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जिसमें ये केरल का हिस्सा आता है और ये बाकी का तमिलनाडु का हिस्सा हमें देखने को मिलता है। तो ये जो साम्राज्य है ये, और कलिंग का साम्राज्य जैसे आगे चल करके अशोक ने जीता, जो उड़ीसा में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, तो ये साम्राज्य और ये साम्राज्य भी कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य नहीं जीत पाए थे। और इसीलिए ना चक्रवर्ती साम्राज्य की संज्ञा कहीं ना कहीं दी जाती है। लेकिन अगर वास्तविक सम्राट अगर देखा जाए तो इन जो उसने पूरे के पूरे भारत को ही कहीं ना कहीं जीत लिया था, तो इन्हें तो देखने को मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं अशोक के रूप में हमें देखने को मिलता है, जिसने एक विशाल साम्राज्य कहीं ना कहीं ईरान इराक तक अपना साम्राज्य को कहीं ना कहीं विस्तार कहीं ना कहीं कर लिया था। उसकी चर्चा हम कहीं ना कहीं जब अशोक के बारे में बात करेंगे तब हम करेंगे। अब इनकी जो शासन व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं चाणक्य के अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से जो एक मजबूत पूर्ण रूप से जो केंद्रीकृत व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं देखने को हमें कहीं ना कहीं मिलती है। जो जो चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र में लिखा है, तो अर्थशास्त्र कहीं ना पूर्ण रूप से राजनीतिक शास्त्र भी कहीं ना कहीं इसको देखने को मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहीं ना कहीं एक केंद्रीय व्यवस्था कहीं ना कहीं स्थापित की थी। और कहीं ना कहीं कौटिल्य का उद्देश्य भी यही था कि जो छोटे छोटे राज्य हैं, जो आपस में हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, और सिकंदर के रूप में जब एक बड़ी शक्ति अगर आएगी तो ये छोटे छोटे राज्य कहीं ना कहीं ढह जाएंगे। तो इनका जो उद्देश्य था कहीं ना कहीं एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन, एक सेंट्रल बेस्ड सिस्टम हो, जो पूरे के पूरे एक ही राज्य हो और एक ही राज्य के तले पूरे के पूरे झंडे हो, अर्थात जब भी जरूरत पड़े तो एक बड़े साम्राज्य के साथ उसका सामना हो, और कहीं ना कहीं एक बड़ी फौज के साथ सामना हो, और जो सामने से अगर आक्रमणकारी है उसको कहीं ना कहीं रूप से पराजित किया जा सके। तो मौर्य साम्राज्य में कहीं ना कहीं जो व्यवस्था थी वो, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मंत्री परिषद बनाई थी, इसे अमात्य कहा जाता था। इसके अलावा चाणक्य स्वयं उसके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हमें देखने को मिलते हैं। और जो साम्राज्य प्रदेश थे अर्थात जिनको जीता था उनको जनपद कहा जाता था, और वहीं पर के उनका एक प्रमुख कहला दिया जाता था। और जो पूरी की पूरी शक्ति थी वो कहीं ना कहीं दुर्गों अर्थात किलों में कहीं ना कहीं संरक्षित किया गया था। बड़े बड़े किलों का निर्माण कराया गया था, जिससे कहीं ना कहीं किलों पर क्या होती थी, सेना को स्टैब्लिश किया सकता था। और जो उनके जो द्वार पर बड़े बड़े गेट हुआ करते थे, बड़े बड़े गेट हुआ करते थे, इनको भेदना आसान क्या, बिल्कुल ही संभव ही नहीं देखने को मिलता था। और राज्य के संचालन के लिए एक राजकोष भी बनाया गया था, और जिसे वित्त पोषित भी किया जाता था। मैगसनीज ने कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वो कहीं ना कहीं तीन समानांतर प्रशासनिक संरचना द्वारा चिन्हित किया गया था। एक ने गांवों के मामलों को प्रबंधित किया था, सिंचाई को सुनिश्चित करना था, और भूमि स्वामित्व को रिकॉर्डिंग को उपलब्ध भी करा करके रखना था। और आगे जाकर के बिंदुसार और अशोक ने भी कहीं ना कहीं पूरा पूरे उनको कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाया। इन्होंने इनमें कहीं सुधार ही किए, इनमें को बिगाड़ा नहीं। और शहरों के जो मामले उसको प्रबंधन एक अन्य प्रशासनिक निकाय द्वारा कहीं ना कहीं उनको नियंत्रण किया जाता था। इनमें व्यापार, व्यापारी गतिविधि, विदेशियों की यात्रा, बंदरगाह, सड़क, मंदिर, बाजार, उद्योग आदि सबको कहीं ना कहीं संबंधित सभी मामलों को कहीं ना कहीं अनदेखा किया गया था। मतलब इन पर नजर कहीं ना कहीं रखी जाती थी, लेकिन इनके रिकॉर्ड नहीं रखे जाते थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की चाणक्य हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य की सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। और क्योंकि उनके काफी हत्या के प्रयास हो चुके थे, और इन हत्याओं के प्रयासों को रोकने के लिए उन्होंने क्या एक तकनीक विकसित क्या की थी कि उनके लगातार जो बेडरूम से था, जहाँ शयन कक्ष थे, उनको लगातार बदला जाता था। और महलों में केवल और जो महल थे केवल कुछ कार्यों के लिए इनको छोड़ दिया गया था।
और जो ज्यादातर जो महल थे वो लगातार बदलते रहते थे, ये लगातार भेष बदल के भी अपने महलों में रात सोया करते थे, क्योंकि इनके हत्याओं के प्रयास लगातार हमें देखने को मिलते थे, क्योंकि क्योंकि जो आपस में ही काफी जो लोग थे वो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य से जलते भी थे, उनके साम्राज्य में भी लोग थे, तो इनके हत्याओं के प्रयास भी लगातार होते रहे। अब इन्हें हालांकि पहचाना, काफी बार पहचान लिया था, उनको मृत्युदंड भी दिया जाता था, लेकिन ज्यादातर इन लोग पहचानों में नहीं आते थे, क्योंकि छोटे छोटे लोग बिक जाते हैं अन्य साम्राज्यों द्वारा और इन हत्याओं के प्रयास कर देते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासन में उनके राजवंश के दौरान कई धर्म भारत में संपन्न हुए, अर्थात ये धर्म प्रेमी थे। इनमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीविका ब्राह्मणवाद की परंपराओं की प्रमुखता हमें देखने को कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से मिलती है। साम्राज्य ने सिंचाई, मंदिरों, खानों और सड़कों जैसे बुनियादी ढांचों का निर्माण, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी जबरदस्त काम किया था। आप देख रहे हैं सिंचाई पर भी काफी जबरदस्त काम किया, मंदिरों का निर्माण करवाया, खानों अर्थात जो माइंस हैं, सड़क निर्माण में कहीं ना कहीं जो ढांचे में कहीं ना कहीं मजबूत, इससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को मजबूती कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलती है। और जो प्राचीन ग्रंथ हैं, इनसे पता चला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य से परामर्श के तहत भारतीय उपमहाद्वीप में कई सिंचाई, जलाशय और नेटवर्क को शुरू करके साथ जो अब जो कहीं ना कहीं कुछ लेकों का निर्माण कहीं ना कहीं किया गया था, जिससे जब भी बारिश हो तो वहां पर पानी की आपूर्ति हमेशा बनी रहे। जिसमें गुजरात में जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उससे कहीं ना कहीं हमें प्राप्त होता है कि इन्होंने काफी ज्यादा जो लेक्स का निर्माण भी हमें देखने को कहीं ना कहीं मिलता है। अब कला और वास्तुकला के क्षेत्र में बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दौरान कला और वास्तुकला की ज्यादातर जानकारी हमें कहीं ना कहीं मैगनीज के और कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों से ही देखने को मिलती है, जो कि काफी हद तक सीमित है, क्योंकि जो उन्होंने काफी वास्तुकला और ज्यादातर जिनके क्षेत्रों में काफी कम बात ही देखने को मिलती है। इसके अलावा भी कुछ शिलालेख हैं जो अशोक के द्वारा बनाए गए थे, उनसे हमें जानकारी मिलती है। और जो आधुनिक युग में जो 1917 में दीदरगंज में जो 1917 में गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र के आसपास का क्षेत्र पटना के बिहार में ही स्थित है, तो नीचे दबी हुई एक मूर्ति मिली थी, जो ये मूर्ति कहीं ना कहीं उसी टाइम की मानी जाती है। 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व की इसकी जो कार्बन डेटिंग हुई है सर, इससे ये ज्ञात होता है कि जो मूर्ति है वो कहीं ना कहीं 30 शताब्दी से पहले के ही देखने को हमें मिलती है। तो कला और वास्तुकला के क्षेत्र में ज्यादा जानकारी देखने को इनसे नहीं मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अब बात करते हैं कि इनके उत्तराधिकार तो बिंबिसार हुए। बिंबिसार कहीं ना कहीं इनके उत्तराधिकारी हमें देखने को मिलते हैं। अब हुआ क्या है कि जब लगातार 12 वर्षों का जब अकाल पड़ा, कहां पर, उत्तर भारत में कहीं ना कहीं 12 वर्षों का एक भीषण अकाल पड़ा, तो भद्रबाहु ने ये अनुमान लगाया। अब उस टाइम पे भी काफी ज्यादा ये सब बातें चलती थी, तो भद्रबाहु ने एक अनुमान लगाया कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो हत्याएं और हिंसा का कहीं ना कहीं एक कारण हमें देखने को मिल सकता है। इन सब के कारण जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो काफी दुखी हुए और कहीं ना कहीं उन्होंने जैन धर्म भी स्वीकार कर लिया था और जैन भिक्षु बन गए थे, और उन्होंने अपना पूरा का पूरा राजपाट कहीं ना कहीं, अब इस टाइम पे काफी बूढ़े भी हो चुके थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी आयु लगभग 70 साल के आसपास देखने को मिलती है। तो भद्रबाहु तो ये कहीं ना कहीं आगे जाकर के भद्रबाहु के साथ में मिल गए और दक्षिण भारत चले गए, और ये कहीं ना कहीं इन्होंने ये श्वेतांबर कहलाए, क्योंकि इन्होंने श्वेत कपड़े धारण कर लिए थे, और वहां जो रह गए वो दिगंबर कहलाए। तो दक्षिण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य कहीं ना कहीं राज्य का त्याग करने के अपने पुत्र बिंदुसार को कहीं ना कहीं पूरी की पूरी सत्ता सौंप करके चले गए, और कहीं ना कहीं उनके साथ में चाणक्य को भी छोड़ गए थे। और साथ में एक दिगंबर कथा के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और भद्रबाहु वर्तमान दक्षिण कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए थे, और इन्हीं की जो दिगंबर परंपरा है, इन्हीं के अनुसार जिस पहाड़ी पर चंद्रगुप्त मौर्य की तपस्या की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने तपस्या की थी, उसको अब चंद्रगिरी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और वहां पर एक मंदिर भी स्थित है जिसे अब चंद्रगुप्त बस्ती भी मंदिर भी कहा जाता है। और श्रवणबेलगोला से मिले शिलालेखों के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम क्षणों में पूरी तरीके से जैन मुनि हो गए थे, और एक विधि है संलेखना विधि, अर्थात पूरी तरीके से उपवास विधि के द्वारा इन्होंने कहीं ना कहीं अपने शरीर का त्याग भी कर दिया था। पूर्ण रूप से वो भूखे रहने लगे थे, प्यासे रह गए थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने समाधि स्वीकार कर ली, और पूर्ण रूप से वो जैन मुनि हो चुके थे, और उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो ये था पूरा का पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का सेशन, और आई होप ये वीडियो आपको पूर्ण से अच्छे से पसंद आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और आगे इसी तरीके वीडियो बिंदुसार की आगे बात करेंगे, और इसके बाद अशोक की हम बात करने वाले हैं। तो पढ़ते रहिए। दिस इज गोपाल तिवारी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।